नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीए स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। भारतवर्ष में तकरीबन 34 सालों के बाद शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और वर्तमान दौर को देखते हुए साथ ही साथ 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। दरअसल ये सरकार का एक ऐसा प्रयास है जिसमें पता चलेगा कि सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में आखिर क्या विजन है। इसकी चर्चा भी जोरों पर है क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा तय करने वाली है। लेकिन बात यदि हम यहाँ पर अब इस नीति की कर लें, विरोध की कर लें, नसीहत की कर लें, तो एनएसयूआई ने एक नए अभियान का आगाज किया है और पीसीसी से इस अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, ऐसा एनएसयूआई ने आरोप लगाया है। नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए हैं। हर जिले में एनएसयूआई धरना प्रदर्शन करने वाली है। इसके साथ ही साथ सीएम हाउस का भी घेराव करेगी एनएसयूआई ने अभियान का पोस्टर भी जारी किया है। छात्रों की रुके स्कॉलरशिप दिए जाने की मांग की है। समय पर रिजल्ट जारी किए जाने की मांग की है। सरकार का एनएसयूआई के अभियान पर भी निशाना देखने को मिला और सरकार के द्वारा भी यह साफ कर लिया गया है कि एनएसयूआई पहले अपने आप को शिक्षित कर ले, क्योंकि कमलनाथ सरकार की बात करें तो जो 15 महीने का वक्त रहा उसमें शिक्षक खुद सिर मुंडवा रहे थे। तब एनएसयूआई आखिर क्या कर रही थी? पहले वो खुद शिक्षित हो ले और उनकी सरकार ने 15 महीने में शिक्षा के लिए क्या किया था। जहां बेटियां सिर मुड़वा रही थी, जहां लोग सिर मुड़वा मुड़वा के आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में क्या किया था उस समय, ऐसा कुछ बताएं। इनको इन 15 महीनों में उस आंदोलनों को, कोई भी आंदोलन किसान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, नौजवान बेरोजगारी से संबंधित हो, ये अधिकारी खो गए। अपनी तरफ दिखाते नहीं, हमारी तरफ उंगली उठाते रहते हैं। बात करें तो उसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई शामिल नहीं की जाएगी। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब इस पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो 21वीं सदी को देखते हुए और यदि हम बात करें बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फैसला लिया गया और नई शिक्षा नीति सामने रखी गई है। आपको बता दें कि इस नई शिक्षा नीति को धरातल पर आते आते तकरीबन 34 सालों का वक्त बीत गया और यदि जानकारों या विशेषज्ञों की हम बात कर लें तो विशेषज्ञों का यही कहना रहता है कि हर 10 से 15 सालों में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन इससे बनते बनते 34 साल बीत गए। अब देखना ही होगा कि आखिर देश को 3 नई शिक्षा नीति मिल गई है, लेकिन अब इस शिक्षा नीति के बाद परिवर्तन आखिर क्या देखने को मिलेगा। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर लाइव जुड़ रहे हैं। आमिर, यदि बात करें पिछले लंबे वक्त की तो भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तकरीबन 34 सालों के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है और इस नई शिक्षा नीति को लेकर एनएसयूआई विरोध कर रही है और सीधे तौर पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। देखिए, करीब 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है और इसको जिस तरह से लागू किया गया, मध्य प्रदेश ये कहें कि ऐसा पहला राज्य बना था जो नई शिक्षा नीति लागू करके इस पर काम शुरू किया गया था। लेकिन जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस पर एनएसयूआई ने सवाल खड़े किए हैं और उसको जो है निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया है, शिक्षा का निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया है। साथ में ये कहा है कि सरकार इसको जो है कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए जो है इस तरह की शिक्षा नीति लेकर आई है। हालांकि सरकार जब ये नई शिक्षा नीति लेकर आई थी तब भी इस बात को स्पष्ट किया था कि छात्रों को शिक्षा के साथ रोजगार से भी जोड़ा जा सके, तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा सके, कौशल विकास से जोड़ा जा सके, इसलिए नई शिक्षा नीति है। लेकिन अब इसको लेकर एनएसयूआई ने एक बड़ा अभियान शुरू करा है। शिक्षा बचाओ देश बचाओ का यह अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सीएम हाउस का घेराव एनएसयूआई की ओर से भी किया जाएगा। तमाम ऐसी समस्याएं छात्रों की जिसको लेकर बड़े आंदोलन की भी रणनीति बनाई जाएगी। घर घर पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे, छात्रों से संवाद होगा और छात्रों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। लेकिन जिस तरह से
आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है शिक्षा बचाओ देश बचाओ की, तो यही माना जा रहा है कि आज खुद मंजुल त्रिपाठी जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए और कहा कि नई शिक्षा नीति को कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस नीति को लागू किया गया। इसको अभी जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग तो दी नहीं गई है, तो ये शिक्षा का किस तरह से। चलिए बिल्कुल आमिर, अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपने आरोप भी अपनी जगह सही है। बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। बीजेपी से प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे महासचिव पवन पटेल जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले पवन पटेल जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। एनएसयूआई विरोध कर रही है और कहा यह जा रहा है कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ एक नया आंदोलन अब एनएसयूआई चलाने वाली है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा का निजीकरण होगा। आखिर क्यों विरोध कर रही है एनएसयूआई? देखिए, एनएसयूआई विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, और हमारे ख्याल से आज इस देश और प्रदेश के हर नागरिक को विरोध करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की इस टाइप की नीतियों का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हिसाब से काम करती है। उसको आम गरीब जनता के हिसाब से कोई मतलब नहीं, दुख सुख से लेना देना नहीं है। कोई बच्चा, कोई गरीब आदमी कैसे आज के परिवेश में किस टाइप से पढ़ा पाएगा, कैसे सरकारी स्कूलों की हालत कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने में और विज्ञापन की सरकार चलाने में माहिर है। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, देश और प्रदेश के हर जनता को विरोध करना चाहिए। और अगर विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, देश और गरीब खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई ऐसी चीज नहीं करते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी एक चीज नहीं करते हैं कि इस टाइप की शिक्षा नीति बनाए कि आदमी पढ़कर अपने पैर पे खड़ा हो सके। शिक्षा महंगी हो गई, काम गति पढ़ नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया था और ये शिक्षा को मात्रा में बेचते जा रहे हैं। एक भी शिक्षक संस्थान नहीं खोला इन्होंने, इसलिए हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए इस देश और प्रदेश को बचाने की दिशा में। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। उमेश शर्मा जी, सुना आपने, हालांकि नई शिक्षा नीति में तो ये साफ है कि रोजगार और कौशल विकास से भी जो छात्रों को जोड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य बन सके। मैं तो कांग्रेस के मित्र हूं कि शिक्षा नीति, जो नया शिक्षा नीति का मसौदा आया है, उस मसौदे के किस प्रावधान पर एनएसयूआई मैदान में उतरी है। ये जो देश को बचाने का नारा दिया गया है कि देश को बचाओ, शिक्षा को बचाओ, तो ऐसा इस नई शिक्षा नीति में कांग्रेस के मित्रों को कौन सा बिंदु लग रहा है कि जिससे कि असहमत है? सबसे पहले तो उस बिंदु को बताना चाहिए कि शिक्षा नीति के इस प्रावधान को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं और ये प्रावधान जो है वो देश को तबाह करने वाला प्रावधान है। उस प्रावधान पर अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा हमको भी समझ में आएगा कि शिक्षा के किस प्रावधान को शिक्षा नीति के प्रावधान से इनकी असहमति है। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा नीति पिछले बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उस समय से भी इस शिक्षा नीति को हमारे माथे लादा गया है। पाठ्यक्रमों में हमको और हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता रहा कि अकबर जो था वो महान था, छत्रपति शिवाजी को लुटेरा बताया गया। पंजाब के अंदर जिन लोगों ने संघर्ष करा उन गुरुओं के बलिदान को उल्लेखित नहीं करा गया। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो इतिहास का दुर्भिलेखन हुआ है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों का शुद्धिकरण करा जा रहा है। अब क्या इस शुद्धिकरण से कांग्रेस पार्टी आहत है? क्या कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की नीति के आधार पर चल रही है, उस तुष्टीकरण की नीति पर चोट हो रही है, इस बात को लेकर आहत है? शिक्षा की नीति को जो है वो रोजगार उन्मुखी बनाया जा रहा है, कौशल उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है, तो रोजगार परक शिक्षा नहीं होना चाहिए क्या? कौशल उन्नयन को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्या? जो नई शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा ये नीति ये कहती है कि समान रूप से शिक्षा जो है, शिक्षा पर सबका अधिकार है। तो क्या इस समान अधिकार वाले विषय और बिंदु से कांग्रेस के मित्रों को? चलिए सर, तमाम आपने बिंदु भी बता दिए हैं, तमाम आपने पॉलिसी भी बता दी है कि आखिर इस नई शिक्षा नीति का मकसद क्या है, समझ लूंगा मैं। पवन पटेल जी, बताइए कि यदि बिंदुओं की हम बात कर लें सर, तो कौन से वो बिंदु है जिस पर कांग्रेस विरोध कर रही है? पवन पटेल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी को सुनेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर, इस अभियान को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, एनएसयूआई के द्वारा चलाया जा रहा है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान, क्या कुछ उनका कहना है, पहले उनको सुनते हैं। प्रदेश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान का पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, साथ ही इसका कार्यक्रम पूरे प्रदेश पे करेंगे और आगामी दिनों में इसी को लेकर हम बहुत जल्द सीएम हाउस का घेराव करेंगे।
इस जो हमारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान कार्यक्रम है, इसमें कुछ मुद्दे हैं हमारे। नई शिक्षा नीति जो भाजपा सरकार द्वारा कोविड टाइम पर लाई गई, जब पूरा देश एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, तब भाजपा सरकार द्वारा पर्दे के पीछे से ये नई शिक्षा लागू की गई है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्रों के समझ में तो तब आएगी जब शिक्षक ही समझ पाएंगे। इसके लिए ना कोई अभी तक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि ये कैसे शिक्षा नीति लागू है, इसका क्या मतलब है, तो वो छात्रों को। चलिए एक बार फिर से चर्चा को विस्तार देंगे। और पवन पटेल जी, मैं समझना चाहूंगा समस्या आखिर कहां पर आ रही है। बीजेपी ये जानना चाह रही है क्या सही वक्त पर इस नीति को घोषित किया गया या सही वक्त नहीं था जब नीति को घोषित किया गया, या ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस नीति को लेकर शिक्षकों को जागृत नहीं किया गया है, जैसा कि एनएसए प्रदेश अध्यक्ष मान रहे थे। देखिए, इन्होंने शिक्षकों को ना तो जागृत किया गया है, ना शिक्षकों को इससे संबंधित कोई ट्रेनिंग दी गई है। और ये जो रोजगार उन्मुखी जो बोल रहे हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, तो ये तो रोजगार उन्मुखी सरकार दी थी इन्होंने। माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर समय देंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये रहता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस ज्वलंत मुद्दे से आम जनता का ध्यान किस तरह भटक सके। अब ये अभी तक की मतलब शिक्षा का शुद्धिकरण कर रहे हैं, इस देश का शुद्धिकरण कर रहे हैं, इस टाइप के वर्ड यूज करके ये अपने आप को महान दिखाने का प्रयास करते हैं। इस देश को आजाद कराया कांग्रेस पार्टी ने अपने अनेकों नेताओं की कुर्बानी देकर, तब ये कहा था इनका कोई पता नहीं था। आज ये शुद्धिकरण कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं शुद्धिकरण करो, आप मंथन करो इस देश की बेरोजगारी का, आप शुद्धिकरण करो, मंथन करो इस देश की जो गरीब मर रहे हैं उनका शुद्धिकरण करो, उनको महंगाई से निजात दिलाने की शुद्धि करो। आज मुझे तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक काम इनको करना चाहिए, इस देश का जो आम गरीब किसान मजदूर नौजवान परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज कहां से शिक्षा से कैसे पढ़ा पाएंगे आदमी को? इतनी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, उस मामले में इनका ध्यान नहीं जाता। कोविड के कारण इतने लोगों की मौत हो गई है, उधर क्या इन्होंने राहत दी? पीएम केयर फंड में इन्होंने अनाप शनाप पैसे जमा करवा लिए, अब उसकी जानकारी मांगो तो बोलते हैं ये ट्रस्ट का अकाउंट है। इसलिए इस तरह की झूठ बातें खोलना बंद कर दें और देखें कि हम इस देश सरकार में है, सत्ता में है, बजाय इसके कि कांग्रेस से प्रश्न करें। बिल्कुल सर, आपका ये मानना है कि शिक्षकों पर बोझ, शिक्षक हैं, साथ ही साथ छात्रों की बात करूं तो छात्रों पर बोझ बढ़ेगा। रोकना चाहूंगा गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव सर, बहुत स्वागत है आपका N24 में। और समझना चाहेंगे जो नई शिक्षा नीति आई है, जब भी कोई नई नीति आती है, भले ही वो किसी भी विभाग की हो, भले ही वो प्रशासन के द्वारा लाई गई हो, या बात करें हम लोगों से बातचीत करके, शिक्षकों से बातचीत करके उस नई नीति से लोगों को इंट्रोड्यूस करना हो, नवाचार करना हो, उसमें गुण भी होते हैं, उसमें दोष भी होते हैं। लेकिन कांग्रेस नई शिक्षा नीति को लेकर विरोध कर रही है। मैं समझना चाहूंगा सर, गुण दोष के आधार पर यदि हम बात करें इस नीति की, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर इस नीति में क्या गलतियां हैं जो कांग्रेस देख रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि किसी भी, खास करके मैं शिक्षा नीति को लेकर के बात करूं तो शिक्षा नीति ऐसी होना चाहिए जो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, वो चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना और सत्ता पक्ष का काम है गुणगान करना, लेकिन ऐसे तथ्यों को आधार ना बनाया जाए अपनी शिक्षा नीति की तारीफ में जो तर्क संगत ना हो। किस किताब में लिखा गया था कि शिवाजी लुटेरे हैं, जैसा अभी उमेश शर्मा जी ने बताया? किस शिक्षा को शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लोगों ने बताया? सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा नीति को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है वो पैटर्न को बदलने की बजाय सबसे पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात करें। सरकारें, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में सभी स्कूलों के हालात आप देख लें। सरकारी जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर टाट पट्टी नहीं है, कहीं पर टॉयलेट्स नहीं है, कहीं पर टीचर नहीं है। सबसे पहले सरकारें इन सुविधाओं की ओर ध्यान दिलाने की बात करें छात्रों को, तब हम ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। इसी के साथ ही दूसरी चीज है कि जहां पर शिक्षक हैं, लेकिन वो शिक्षक कितने जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत ही खराब है। सरकारी स्कूल शहरों के भी जो लगभग 10-15 किलोमीटर के डायस में आते हैं, रेडियस में आते हैं, उन स्कूलों में भी शिक्षक जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आखिर क्या कारण है? सरकार उनको क्यों नहीं स्कूल तक ले जा पाती है? क्यों वो घर बैठे अपने सारे काम कर लेते हैं? राजनीति से मुक्त किया जाए शिक्षा को, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और बेहतर से बेहतर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए।
जब शिक्षकों को आप ट्रेनिंग देंगे तो जो छात्र हैं वो मजबूत बन जाएंगे। दूसरी एक चीज और मैं इस पर कहना चाहूंगा कि ये सरकार व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देने की बात कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पॉलिसी में। एक तरफ सरकार विषय विशेषज्ञों को ढूंढ रही है और दूसरी तरफ व्यवहारिक बनाने की बात कर रही है। आखिर क्यों नहीं व्यवहारिक और विषय विशेषज्ञ एक साथ तैयार करने की बात करती है ये सरकार। उमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा सर। बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी उठाई है गौरव सर ने कि सरकारी स्कूलों की यदि हम बात करें तो बुनियादी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। आखिर क्यों लचर स्कूल रहते हैं? यदि शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते। हालांकि कोशिश तो लगातार की गई, लेकिन क्या आप इसमें परिवर्तन देखते हैं? गौरव जी तो हमेशा ही अच्छी बात करते हैं। मैं केवल गौरव जी की जानकारी में दिखा दूं तो बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ये बताया गया था कि शिवाजी जो थे वो छापामार युद्ध करते थे और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से लुटेरों की सेनाओं के साथ काम करते थे। इसका पुरजोर विरोध वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने करा, इसलिए उसको पाठ्यक्रम से हटाया गया। एक तो ये बात हो गई समाप्त। और दूसरा जो गौरव जी ने कही है वो बड़ी अच्छी बात बताई है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज भी 5,75,947 गाँवों तक केंद्र की सरकार का ये प्रयास है कि सबके लिए शिक्षा हो और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से जोड़ा गया है, बच्चों को पढ़ाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा। पर चूंकि विषय गौरव जी ने तो बड़े सुंदर ढंग से उठाया, मेरा मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रहा है एनएसयूआई के मित्रों से। उन्होंने बहुत सारी बातें करी है, अच्छी बातें करी है। वो सारी बातें करी है जो पिछले 17 साल से वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। वो सारी बातें उन्होंने दोहरा दी जो पिछले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करी थी। वो सारी बातें दोहरा दी जो अभी 4 उपचुनाव में करी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, उसकी जो खदान थी, उसका पूरा लीज राइट हमारे पास था। ये सारी बातें तो आप बार बार करते। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ जो आज की डिबेट का मुख्य विषय है, जो एनएसयूआई के आंदोलन का मुख्य विषय है कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ, इस शिक्षा नीति के कौन से बिंदु से असहमत हैं? कौन सा बिंदु है जिसके बारे में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? एनएसयूआई के मित्र ये बताए ना कि शिक्षा नीति के कौन से मसौदे, कौन से प्रावधान पर उनकी असहमति है? कौन सा मसौदा, कौन सा प्रावधान है जो शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं आता। लेकिन उमेश जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि बात कर लेते हैं हम शिक्षकों की, तो क्या शिक्षकों तक इस पूरे अभियान को देखते हुए या नई शिक्षा नीति को देखते हुए जानकारियां दी गई हैं, उन्हें जागृत किया गया है? सारी चीजें युक्तियुक्तकरण के माध्यम से करी गई है। कोई भी एक ऐसा शिक्षक वृंद नहीं होगा जो शिक्षा नीति के मसौदे से सहमत रहेंगे और शिक्षा नीति केवल सरकार ने निर्माण करी है, ऐसा नहीं है। चलिए सर, तो आपका ये मानना है कि पूरा मसौदा शिक्षकों तक पहुंच चुका है। ले लूंगा इस पर राय पवन जी की। पवन जी, शिक्षा मसौदा बोल रहे हैं, इनके बोलने के हिसाब से पहुंच गया है। अगर पहुंच गया है, पूरे शिक्षक एकदम तैयार हैं। उन स्कूलों में जहाँ पे शिक्षक ही नहीं थे वहां भी शिक्षक इन्होंने तैयार कर दिया है। जहाँ पे कंप्यूटर नहीं थे वहां पे इन्होंने कंप्यूटर अगर प्रोवाइड करा दिए हैं विज्ञापन से हट के, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ना कंप्यूटर है ना लेबोरेटरी है, सिर्फ ये विज्ञापन की सरकार है। स्कूल चलो अभियान की बात करते, इनका विज्ञापन इतना जोरदार होता है कि आदमी के जहन में आ जाता है। आज भी महंगाई इतनी बड़ी है कि हमें स्मृति ईरानी का ही चेहरा याद आता है। तो ये विरोध तो बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और अपनी बात जो नहीं करते उसको भी बड़ी बढ़ा चढ़ा के करते हैं। तो शिक्षा अभियान का अगर ये बोल रहे हैं कि अभी अचानक शिक्षा नीति बन गई, इन्होंने इनके इतने जो कोरोना, इतने सारे जो मुद्दे, महंगाई, इन सब से हट के इन्होंने पूरा सबको ट्रेनिंग भी दे दी, तो बड़ी बहुत शुभकामनाएं हमारा। फिर तो पूरा भारत ही बन जाएगा बहुत अच्छा। इनका बचाने का बस अचानक इनको घोषणा करने की आदत रहती है और घोषणा करने के बाद या भी कल से बड़े बड़े पेपर में विज्ञापन, कई हजार करोड़ के विज्ञापन हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने वैक्सीनेशन के विज्ञापन कर दिए, वैक्सीनेशन का खर्चा कम, विज्ञापन का खर्चा ज्यादा। शिक्षा नीति में बच्चों को एजुकेशन कम, विज्ञापन ज्यादा। तो उस हिसाब से काम करते चले आ रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। इनसे ना बात में कोई जीत सकता है और न इनके विज्ञापन में हम कांग्रेस मुकाबला कर सकती है। हमारा जो संवैधानिक तरीका है विरोध करने का, जहां पे हमें गलत लगेगा वहां हम विरोध करेंगे। सर बीजेपी यही जानना चाह रही है सर कि आपको क्या पूरी शिक्षा नीति ही गलत लग रही है? वाकई में ऐसे कोई खास बिंदु है जिस पर कांग्रेस ने फोकस किया है?
नहीं, हमारे आदरणीय पत्रकार साथी जी ने जो बोला है, तो दोनों चीजों को अपन को कंबाइन करके शिक्षा की बात करनी चाहिए। आज तक इतना इस देश आजाद हुआ, इतना प्रोग्रेस किया, इतनी सारी कंपनीज, इतनी सारी भारत का निर्माण किया, जिसको एक एक करके ये बेच रहे हैं, तो शिक्षा के तहत ही होगा। हमारे शिक्षा, हमारे इंजीनियर, हमारे शिक्षक, हमारे वैज्ञानिक है जो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुके हैं, वो कहीं न कहीं बेस इसी शिक्षा के आधारित रहा होगा। ये देश को आजाद कराया तो कहीं न कहीं बेस यही शिक्षा रही होगी। आज ये पूरी शिक्षा का शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कुछ पॉइंट, कुछ गड़बड़ियां रहती है, कुछ उसको लगता है समय के साथ किसी चीजों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए। उस समय के डिमांड कुछ और थी, आज के समय की डिमांड कुछ और होती है। अगर ये कुछ अच्छा करते तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अब इस तरह की बात कर रहे हैं, पूरा शुद्ध कर रहे हैं, पूरा हमने देश को ही वो कर दिया, इनके शुद्धिकरण से शुद्ध होगा, इस टाइप की जो बात करते हैं, ये बड़े ख्याल से बात बड़ी गलत है। और ये हर जनता, हर आदमी को समझना चाहिए इस चीज की बातों का, और इनको भी अब कम कर देना चाहिए। सत्ता की भूख और अपने किए हुए कामों को छुपाने की और जो ना कर पाए उसका करने की इतना ही अच्छी बात नहीं होती है। अब ये यथास्थितियां धरातल में आए, हमारे रोजगार, जो युवा, नौजवान, किसान, सबको कम से कम रोजगार की व्यवस्था करें। उस शिक्षा नीति को इतना महंगा कर देंगे कोई पढ़ाई। लेकिन सर, मैं समझना चाहूंगा, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का तो ये कहना है कि जो शिक्षा नीति है इसके माध्यम से बच्चों को रोजगार से भी हम जोड़ेंगे। अरे, इनका कहना कुछ और होता है। वो देख लीजिएगा शिक्षा के बाद कितने रोजगार, 2 करोड़ रोजगार में फिर बोल दिए उन्होंने कि पकौड़े तलो। ठीक है, अब ये भी इसी तरह, इसमें भी कुछ नया सा फूका निकाल देंगे किस तरह हमने रोजगार जोड़ा है। तो रोजगार का तो माध्यम ये होता है कि रोजगार वो होना चाहिए कि जिस रोजगार को मैं चाहूं कि मेरा बच्चा खुद का उस रोजगार को करे। क्या नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का नेता पकौड़ा तल के अपने को कहेगा कि हमारे लड़के को रोजगार मिल गया है? आप दूसरे के लिए जो बोल रहे हो, पहले अपने को उसमें रख के देखो, क्या हम अपने बच्चे को पकौड़े तलवा के कह सकते हैं? मैं रोकना चाहूंगा ऐसे तो। यदि कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के द्वारा भी कहा गया था जब 15 महीने की सरकार की बैंड बजवाएंगे और भी पशुओं को चराने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तमाम बातें हुई थी। सर, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन गौरव सर, आपके पास आना चाहूंगा। यदि कोई प्रशासन के द्वारा नवाचार किया जाता है, नई नीति आती है, तो क्या ये नहीं लगता उस नीति का परिणाम देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा? नहीं, स्वाभाविक तौर पर धैर्य रखना चाहिए। और मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, शिक्षा को कम से कम, स्वास्थ्य को राजनीति के पूर्वाग्रह से मुक्त रखते हुए बात करना चाहिए। कहाँ पर क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, आज तक हम भी इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे स्कूल में तो कभी भी शिवाजी के बारे में कोई गलत बात नहीं पढ़ाई गई थी। शिवाजी के बारे में ये जरूर कहा गया कि वे गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे। तो गुरिल्ला युद्ध के माहिर होने का मतलब कोई लुटेरा हो जाना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संस्थान के तौर पर जो सरस्वती शिशु मंदिर जाना जाता है, वहीं से मैं पढ़कर निकला हूँ। वहां पर भी यही पढ़ाया गया था कि गुरिल्ला शैली के वो माहिर थे। तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो लुटेरे थे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इतिहास के किसी एक तथ्य को उठाकर अगर उसके विरोध में कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, वो गलत होगा। अगर जब तक सही बात आप दोनों पक्षों की बात सामने नहीं रखेंगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और खास करके शिक्षा को कि यदि आम जनता धैर्य रखती है, यदि कांग्रेस धैर्य रखती है, तो क्या वाकई में शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं? इससे जो बच्चों का भविष्य है वो बदलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर चलेंगे न्यूज रूम की और। आमिर लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, बीजेपी और कांग्रेस की तो हमने बात सुन ली, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन यदि बात करें तकरीबन 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति आई है, परिवर्तन देखा गया है, लेकिन छात्रों के भविष्य की हम बात कर लें तो छात्रों के भविष्य में आखिर कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है और सरकार ने पहले भी कहा था कि इससे कौशल विकास से बच्चों को जोड़ा जाएगा, बच्चे जो है पढ़ाई के साथ में रोजगार से भी जुड़ सके, इसको लेकर प्रयास हैं। हालांकि अभी शिक्षा नीति नई अभी लागू हुई है, अभी इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि विषय विशेषज्ञों से इसको लेकर चर्चा की गई है, शिक्षाविदों से लेकर चर्चा की गई है, जानकारों से चर्चा की, उसके बाद इसको अमल में लाया गया है। तो लेकिन जिस तरह से देखिए कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का ये कहें कि धर्म भी बनता है कि सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिल्कुल, लेकिन आमिर, विपक्ष का भले ही ये धर्म होता है कि सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस यदि वो अच्छी योजना है तो उसका स्वागत किया जाएगा, यदि योजना ठीक नहीं है तो उसकी बुराई की जाएगी, या ये कहा जा सकता है कि उसके दूसरे तौर पर हम देखें तो आक्रोश किया जाएगा, सड़कों पर उतरेगी, जैसा कि विपक्ष उतरती है। लेकिन वो मुख्य बिंदु आखिर कौन सा था जिस पर कांग्रेस विरोध कर रही है?
देखिए कई समस्याएं हैं। उनका कहना है कि छात्रों की लंबे समय से कई छात्रों की जो है स्कॉलरशिप रुकी हुई है। कई ऐसे छात्र हैं परीक्षा देने के बाद में उनको परीक्षा परिणाम नहीं मिल पा रहा है समय पे। कई ऐसे छात्र हैं जिनसे कई कॉलेजों में डबल फीस वसूली जा रही है। कई कॉलेज ऐसे हैं जो बच्चों को जो है फीस के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ऐसी कई समस्या है जिसको लेकर एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी, घर घर पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। चलिए बिल्कुल, लेकिन आमिर अब यही देखना होगा कि आखिर इस अभियान का आने वाले वक्त में क्या परिवर्तन छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो तकरीबन 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति आई है। शिक्षा की नीति में परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि 21वीं सदी को देखते हुए नई शिक्षा नीति हम लेकर आए हैं। यदि बात करें नए पैटर्न की, तो नया पैटर्न आ चुका है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से छात्रों को रोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है या इसके अलावा कौशल उन्नयन से छात्रों को जोड़ने की बात कही जा रही है, इसके बाद भविष्य में आखिर परिवर्तन क्या देखने को मिलेंगे। रही बात बुनियादी सुविधाओं की, तो सरकार को इस और भी ध्यान देना होगा। जो बुनियादी सुविधाएं आज तक सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंची है, इस और भी सरकार ध्यान दे। यदि सरकार इस और ध्यान देती है तो ये कहा जा सकता है कि आम जनता के साथ साथ विपक्ष का भी इस नीति पर भरोसा बढ़ेगा। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।